पाकिस्तानियों ने, क्योंकि हमको देख रहे थे, वो हमारे पर एयर बस्ट मारना शुरू कर दिया। हम पत्थरों के बिल्कुल नीचे जाके घुस गए, गैप में क्रॉल एंड मूव। एट वन पॉइंट हमारे पर इतनी गोला पड़ी कि हम हिल नहीं सके। शाम तक चढ़ते रहे, उसके बाद मुझे हाई ऑल्टीट्यूड। और ये काफ़ी एक विरोधाभास है कि कारगिल में लड़ाई चल रही है और आप फूल और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। तो क्या कनेक्शन है इस किताब का? कनेक्शन ये है कि मुझे इन फैमिलीज ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस करी है। और आज वो ये नहीं कह रहे कि हमारे को देखो कोई रोनी, चुपचाप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और वो बड़े बड़े बच्चे सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने हिम्मत इतनी दिखाई है। ज़बरदस्त स्टोरी है सर, वेरी इमोशनल एंड बिल्कुल सच है। और मैं ये जानता हूँ कि आपने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी लोगों से बात की है जो कारगिल में थे लेकिन पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने भी बहुत लड़ाई करी। मैंने एक लेख भी लिखा है कैप्टन रोमेल अकरम पर, जिनकी यहाँ से हमारा स्नाइपर राउंड पूरे आंख के नीचे से निकल के। ये बात सच निकली, यंग ऑफिसर्स उनके ठीक निकले, उनके जर्नैलों की अजम्पशंस कर। वेलकम, जय हिंद। एक बार फिर आपका स्वागत है पार्ट 2 हमारे एपिसोड में। बात करेंगे विक्रमजीत सिंह जी से उनकी ज़िंदगी के बारे में और आगे कैसे उन्होंने कारगिल में बहुत क्लोजली कॉम्बैट देखा, उनकी किताब के बारे में और ऐसे प्राणियों के बारे में जिन्होंने जान दे दी भारतीय सेना की सेवा में। आइए चलते हैं एपिसोड 2 में। इस लड़ाई के दौरान सर आप तो वहाँ थे, क्लोज कांटेक्ट में थे, तो आपको कभी ऐसा मौका आया कि आप एक्चुअल कॉम्बैट में, वॉर में, फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ जा रहे हो और आपको लगा कि यार ये गलत कर दिया, कहाँ फंस गया मैं? नहीं, गलत तो चलो क्या, 2 बार ही मुझे मौका मिला कि मैं युद्ध में, प्रॉपर युद्ध में जाऊँ असॉल्टिंग ट्रूप्स के साथ। पहली बारी जुलाई 1, 1999 में मैं तोलोनिंग नाला चढ़ा टूवर्ड्स पॉइंट 4700, जो 18 गढ़वाल राइफल्स ने पकड़ा हुआ था। तो हम सुबह चढ़े वहाँ से द्रास से। तो मैं 18 गढ़वाल राइफल्स के मेजर कुलानंद शर्मा थे, एडजुटेंट उस टाइम के, और 15 जवान उनके गढ़वाली। तो हम चढ़ने लगे, तो पाकिस्तान का आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर हमारे बिल्कुल ऊपर बैठा था। टूअर अगर हम ऐसे चढ़ रहे हैं तो हमारे लेफ़्ट पर ऊपर बैठा था, पॉइंट 5060 पर। दैट मीन्स अबाउट 16,000 फुट पर। तो वो हमें, जैसे हम चढ़ रहे, उसने हमें देख लिया। तो मज़े की बात ये है कि मैं तो सिविलियन था, मैंने पहनी हुई थी, मुझे चेक शर्ट पहनने का शौक़ है, तो मैंने एक ग्रीन और रेड चेक शर्ट थी मेरे पास, मेरे पिताजी लेके आए थे, वो पहनी हुई थी, क्योंकि मैं कपड़े द्रास में ठहरा था, कपड़े वुलन थी वो शर्ट, तो वो पहनी हुई थी मैंने। उसके ऊपर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी, वो जो होती। तो उसने देख लिया और धड़ाधड़ हमारे पर अब फायर आ गया शुरू। तो मेजर कुलानंद शर्मा कहते कि पहले विक्रम तू इस पर जैकेट डाल, कुछ शर्ट को कवर कर। वो उसने देख लिया कोई सिविलियन आ रहा है और उसको लग रहा है कोई वीआईपी ऊपर चढ़ रहा है, तो वो हमें डबल डोज दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि हमको देख रहे थे, वो हमारे पर एयर बस्ट मारना शुरू कर दिया, एयर बस्ट आर्टिलरी। तो वो होता है कि वो हवा में फटता है और नीचे मारता है स्प्लिंटर बड़े बड़े, ये नहीं कि ग्राउंड पर फटेगा। तो वो हमारे पर, उसने करेक्शन करके वो हमारे पर फायर मारना शुरू किया। और ऐसी हमारी हालत होगी कि जैसे आपने, सबको पता है, ये एक होती है ना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं गो मॉनिटर लिजर्ड, वो लंबी सी होती है छिपकली, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है पत्थरों के नीचे। तो हमारी हालत वो होगी, हम पत्थरों के बिल्कुल नीचे जाके घुस गए। जैसी अब एक गोला पड़ता है, फिर थोड़ी टाइम के बाद दूसरा गोला पड़ता है, तो उस गैप में क्रॉल एंड मूव, ठीक है, उसके हम भागते थे जैसे एक चूहा दूसरे एक पत्थर से छुप के दूसरे पत्थर के नीचे, ठीक है। तो वो
हमारे पर शेलिंग पड़ी। कुलानंद शर्मा जी बहुत एक्सपीरियंस थे, उन्होंने हमारे को बचा लिया बाय गुड टैक्टिक्स ऑफ आर्टिलरी एवेजन जिसे कहते हैं। पत्थरों में छुप छुप के हम कभी पहाड़ी की साइड लेके हम निकल गए। पर एट वन पॉइंट हमारे पर इतनी गोला पड़ी कि हम हिल नहीं सके। वहाँ बंकर तो है नहीं जैसे ऊपर चढ़ रहे हो, ओपन में हो तो सिर्फ आप पत्थरों के साथ छुप जाओ या साइड लगा लो पहाड़ की। तो खैर शाम तक चढ़ते रहे, उसके बाद मुझे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गई। पहुंच गया मैं वापस द्रास। 6 दिन के बाद मैं फिर चढ़ा 4812, जो अब है 15,700 फुट, ये बटालिक में खालूबा रिज के ऊपर। और ये मैं चढ़ गया क्योंकि मैंने वहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट जब पहना नहीं, मैंने बोला मैं लाइट चढ़ूँगा। तो मैं चढ़ भी गया, रिस्क भी ले लिया और रात भी रहा मैं ट्रुप्स के साथ, 12 जैकलाई के साथ। और उसमें ये मुझे प्रॉब्लम पड़ी कि हमको बिल्कुल क्लिफ के साथ जाना था रात रहने के लिए, और वो क्लिफ इतनी नैरो थी, इतनी उसकी जगह घट थी चलने की कि आप सिर्फ एक बूट ऐसे रख सकते थे। एक बूट ऐसे रखा, उसके ऊपर आगे बूट ऐसे रखा, और मैं जैसे कहते हैं ना एक छिपकली जैसे दीवार को चिपक जाती है, तो मैं दीवार को चिपक, कोई होल्ड ही नहीं है, कोई है नहीं, खाली हवा है। खाली हवा में गए तुम मर गए। और नीचे खाइए। तो खाली हवा और मौत और जीवन में एक ये सीधी सी दीवार है ऐसी, जिसको आप छिपकली जैसे चिपक जाओ और ऐसे अपने आप को छाती को चिपका के सरकते आगे। तो वो आज भी मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं समझ कि मैं कैसे उस दिन बच गया हूँ। मैंने तो कह दिया था मैं गया आज, और भलोटिया साहब थे इस कमांडिंग ऑफिसर, तो मैंने उनको कहा, मैंने बोला मेरी विल लिख लो। आज भी वो याद करते हैं कि विक्रम तूने कहा था मेरी विल लिख लो। चलो मैं बच गया। वेरी ग्रेटफुल टू दी सोल्जर्स, उन्होंने मेरी बहुत ध्यान रखा मेरा। तो रात फिर हम वहीं रहे उनके सीओ साहब के पब टेंट में। बहुत फायर पड़ रहा था, दोनों साइड से आर्टिलरी शेलिंग चल रही थी, बोफर्स ऊपर से फायर कर रही थी। तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस रहा। और ये था कि किसी पत्रकार को आर्मी ने ये इजाज़त नहीं दी थी कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की। वो सारे वो वैलीज़ में थे, द्रास की वैली जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बेस थे, जहाँ मशकों की वैली में, उन्होंने सारी वो बंकर्स के आसपास से रिपोर्टिंग करी है। तो सिर्फ एक पत्रकार को परमिशन दी थी कि आप वो उसमें थे। और मेरी फ़ोटोज़ हैं जो मेरी किताब आ रही है फ्लावर्स ऑन अ कारगिल क्लिफ, उसमें मैंने ये सारा इसका विवरण दिया है। फ़ोटो मैंने दिखाई है कि ये मैं बिल्कुल चिपका हूँ छिपकली जैसे पत्थर के ऊपर, क्योंकि और चाह रही था। सर आपने बात की अपनी किताब की जो आने वाली है फ्लावर्स ऑन अ कारगिल क्लिफ, और ये काफ़ी एक विरोधाभास है कि कारगिल में लड़ाई चल रही है और आप फूल और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। तो क्या कनेक्शन है इस किताब का? इसका कनेक्शन ये है कि मुझे फूलों का बहुत शौक़ है, स्पेशली जो जंगली फूल होते हैं, और मुझे वैसे कुदरत से बहुत अटैचमेंट है। मैं जंगली जानवरों, पक्षियों के बारे बचपन से मैं लिखता भी रहा हूँ, ऑब्ज़र्व भी करता रहा हूँ, जिसे बर्ड वॉचिंग कहते हैं। तो जब कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरी चंडीगढ़ में मेरी एंगेजमेंट होगी, मेरी जो कहते हैं सगाई कहते हैं आई थिंक उसे। तो वो लड़की जो थी उसका कोई आर्मी का बैकग्राउंड नहीं था, वो वकीलों की फैमिली से, सारे उनके वकील हैं। तो मैं कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी, तो वो बड़ी घबराती थी कि ये कहाँ कश्मीर में घूम रहा। तो मैं जब इनकाउंटर में जाता था तो मुझे कश्मीर के फूल बड़े खूबसूरत दिखते थे, तो मैं उनको अपने थोड़े तोड़ के रख लेता था और चिट्ठी में डाल के श्रीनगर से भेजता था उसे। तो उसको हौसला हो जाता था कि चलो फूल आ रहे हैं, कोई ठीक ही होगा, इतनी बुरी जगह नहीं होगी अगर इतने खूबसूरत फूल हैं। और ये एक पुराना मिलिट्री कल्चर भी है सर। ये मिलिट्री कल्चर ज़्यादा वेस्ट में है जी। मैं उस पर आऊँगा अभी। तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो मैं 2 बारी, जैसे मैंने बताया, मैं ऊपर गया था चढ़ाई पर। तो जब हम चढ़ रहे थे और गोलाबारी चढ़ रही थी और मैं पत्थरों के बीच में लेटा हुआ था और गोले पड़ रहे थे हमारे पर, तो मैंने, जैसे मैं लेटा हूँ, तो मैंने देखा छोटे छोटे फूल इतने इतने से मिट्टी में से निकल के ना पत्थरों के बीच में से वो खिलते हैं, तो कुछ 2-3 महीनों के लिए सिर्फ गर्मियों में। तो लेटा हुआ था, तो मैंने वो फूल उतार के अपनी जेब ऊपर ली, शर्ट की पॉकेट में रख ली।
जब मैं बटालिक में गया और मैं वो क्लिफ के ऊपर ऐसे चल रहा हूँ, तो वहाँ भी जो थोड़ी जगह ठीक थी, वहाँ भी फूल, दीवार जो पहाड़ी के पहाड़ उसमें से फूल निकल रहे थे, तो वो भी मैंने अपने जेब में रख ली। रख ली। तो जो जवान थे मेरे साथ, जो सोल्जर थे, वो बड़े हैरान हुए। वो कहते, सर आप ये फूल क्यों तोड़ रहे हैं और अपनी जेब में ऐसे रख रहे हैं? तो मैंने कहा, ऐसे बात है कि मेरी जो मंगेतर है, हिमानी जी उनका नाम है, उनसे बाद मैंने शादी भी करी युद्ध के बाद। गुड यू क्लैरिफाइड। हाँ, तो तो वो काफ़ी घबराती हैं चंडीगढ़ में कि मेरा इस कश्मीर और कारगिल में हूँ, तो उनको मैं ना ये फूल चिट्ठी में डाल के भेज देता हूँ, तो वो उनको हौसला हो जाता है, तो वो खुश रहती हैं, क्योंकि उनको फ़ौज की ज़िंदगी के बारे बहुत घट पता है। आप ये देखिए कि जवान भी, देखो जवान का भी दिल है, उसको भी अपनी बीवी बच्चे, या अगर वो शादीशुदा नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड या जिसके साथ उसकी मोहब्बत है, उसको उसकी दिल उसके साथ है, तो रोमांटिक तो वही भी होते हैं फौजी। तो कैन यू इमेजिन, वो जैसे ही उन्होंने देखे ना कई फूल, वो मेरे पास ले आए फूल कि सर देखो ये आपके लिए हम लेके हैं, हिमानी जी के लिए आप ये भेज देना। तो मैंने उनसे इतने प्यार भरे उनके वो जो फूल थे वो भी मैं रख लिए, तो वो फिर मैंने बाद में चिट्ठी में भेजे। तो ये मेरी किताब का टाइटल है, फ्लावर्स ऑन अ कारगिल क्लिफ, कि युद्ध में जो इंसान लड़ रहे हैं, चाहे वो दुश्मन हो या अपनी आर्मी हो, हैं तो हम सारे इंसान, जो हमारे दिल हैं, और हमारे दिल जो हैं वो हमारे घरों में हैं, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप। तो मैं इसका एक इमोशनल डायमेंशन अपनी ये फूलों का, गुलों का जिक्र करके ये मैं लाना चाहता हूँ अपनी किताब में। और इस किताब में मैंने और भी कहानियाँ लिखी हैं, जो बहुत ही हमारे जो वीर जवानों की विधवा हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके पिताजी अब गुज़र गए हैं, उन पर क्या बीतती है। देखिए, एक जवान है, वो तो गोली लगी, वो उसने शहीद हो अपनी ड्यूटी कर ली, गैलेंट्री मेडल भी शायद मिल गया उसे, पर उसकी जो विधवा है, छोटे बच्चे जिन्होंने अपने बाप को नहीं देखा, वो पूरी ज़िंदगी के लिए उन्होंने बहादुरी दिखानी है, पूरी ज़िंदगी। 5 मिनट की बहादुरी नहीं है, एक दिन की, एक महीने, एक साल की नहीं, पूरी ज़िंदगी। आज वो बच्चा अपने बाप की याद रखता है कि मेरा बाप, मेरा भी बाप होता, मेरा भी पिता होता। आज मेरे स्कूल का फंक्शन है, आज मैंने प्राइज़ जीता है, तो दूसरे बच्चे अपने पिता के साथ खड़े हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं, पिताजी इतने खुश हैं, और मेरा पिता नहीं है। तो ये देखो कि इन फैमिलीज़ ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस करी है। और आज वो ये नहीं कह रहे कि हमारे को देखो कोई रोनी, चुपचाप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और वो बड़े बड़े बच्चे सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने हिम्मत इतनी दिखाई है। और मैं यही कहता हूँ कि हमें अपने सारे वीर जवानों की याद करनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2-3 नाम, क्योंकि वो बच्चों, तो उनके लिए तो वो बाप जो युद्ध में उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो एक महान आदमी है। तो अगर हम उनको हौसला देंगे, उनके पिताजी को याद रखेंगे, उनकी हम इज़्ज़त करेंगे, तो उन बच्चों का भी देखो कितनी उनकी उनके लिए एक सॉलिडार, एक सपोर्ट है, उनके लिए इंस्पिरेशन, उनके लिए उनका जो दुख है वो घट हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि युद्ध के बाद हमारे बच्चे कहें कि जी मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे पिताजी के बारे क्यों नहीं कोई जिक्र करता। युद्ध की जो कारगिल विजय दिवस हो या कोई हो, कश्मीर में उनकी एक्शन हुआ, उसमें वो उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। तो मैं कहता हूँ कि हमें अपनी वॉर हिस्ट्री, अपनी मिलिट्री हिस्ट्री ज़्यादा गहराई से समझनी चाहिए, और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और रिमेंबर करना चाहिए। आने वाले जनरेशन को मोटिवेशन मिलेगा। आपको पता है 17 जाट का एक लड़के को गोली लगी, उसको बड़ी मुश्किल से पहुंचाया अस्पताल, लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा उसको कि बेहोश सा था, डॉक्टर ने कहा है ना इसके ना पीठ में लगी है गोली। तो कैन यू इमेजिन, एकदम उठ गया,
कहता डॉक्टर साहब मेरी पीठ में गोली नहीं लगी, ये देखो यहां से गोली गई है। ये जज्बा है। राइफलमैन शिखर चौधरी, राइफलमैन शिखर चौधरी जब कारगिल युद्ध हुआ वो 5 साल की उनकी उम्र थी। टीवी पर उन्होंने देखा तोलोलिंग की लड़ाई और नाम देखा टू राजरिफ, टू राजपुताना राइफल्स। शिखर चौधरी एक बच्चा था 5 साल, उसने कहा कि मैं जब मेरी उम्र आएगी तो मैं फौज में जाऊंगा और सिर्फ एक ही पलटन, टू राजरिफ। और उस बच्चे का सपना पूरा हुआ, वो टू राजरिफ में रिक्रूट हुआ और 6 जुलाई 2019 को शिखर चौधरी को चूज़ किया गया कि वो कारगिल की तोलोलिंग की चढ़ाई पर चढ़ेगा अपने 14 और लड़कों के साथ। उसको सेलेक्ट किया गया और मैं शिखर चौधरी का मैंने इंटरव्यू किया तोलोलिंग के ऊपर 15,100 फुट पर, और शिखर चौधरी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि मैंने अपना सपना कैसे पूरा किया। कहता आज मैं तोलोलिंग पर खड़ा हूँ, जो सपना मैंने जब मैं 5 साल का था तब देखा था। और कहता जब हम चढ़ रहे थे तोलोलिंग तो हमारी जो पलटन के 2 वीर जवान थे जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा था, सूबेदार सुरेंद्र कुमार और आई थिंक नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह, कीर्ति चक्र अवॉर्डी, उन्होंने हमें सारी कहानियाँ बताई कारगिल के युद्ध की। तो शिखर ने कहा हम इतने जोश में आ गए। और फिर शिखर ने मुझे कहा, जब मैंने पूछा कि शिखर आपको हमारे देश के नौजवानों के लिए क्या मैसेज है, तो शिखर चौधरी और यंग लड़का तोलोलिंग की चढ़ाई पर खड़ा हुआ है 6 जुलाई 2019 को। उसने कहा मेरे देश के नौजवानों अपनी आर्मी में फेथ रखो, हमारी आर्मी को जो भी टास्क दिया गया है वो ज़रूर इसको फुलफ़िल करेगी, पूरा करेगी। तो ये बहुत एक अमेजिंग लड़का शिखर चौधरी मैंने देखा, इंस्पिरेशनल। बहुत बड़ी बात है सर। और आप जब रोमांटिक की बात कर रहे हो तो आई थिंक ये कहानी किसी को नहीं पता होगी। हमारे कैप्टन जिंतू गोगाई थे 17 गढ़वाल राइफल्स के, वीर चक्र। हाँ, तो उनको रात 29 और 30 जून की रात को उन्होंने बटालिक में 15,000 आई थिंक 700 फुट 800 फुट की काला पत्थर की एक फीचर है जहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो उनकी पाकिस्तानियों ने उन पर मशीन गन से बहुत फायर मारा, इन्होंने अटैक किया, पर वो उनका किल्ड इन एक्शन हो गए। उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। तो उनकी बॉडी जो थी वो खाई में गिर गई और उनके पास एक कैमरा था। जिंटू के पास एक कैमरा रखा हुआ था, जिंटू ने अपने बैग में, कि जब मैं पाकिस्तानी बंकर को ख़त्म कर दूंगा तो मैं अपने और अपने जो मेरे वीर जवान हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा। पर उससे पहले उनकी ही डाइड। तो पाकिस्तानियों ने वो कैमरा भी ले लिया उनसे, उनकी बॉडी से उठा लिया और बॉडी खाई में गिर गई। और वो कैमरा जो था वो किसने दिया था? वो कैमरा जिंतू गोगाई की जो मंगेतर थी अंजना प्राशर, उन्होंने दिया था उसे। चलिए, अब जिंतू की बॉडी नहीं मिल रही थी, तो ये असम से थे जिंतू, तो उनका परिवार बड़ा परेशान था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वो असम आए युद्ध के दौरान, तो उनके जिंतू के पिताजी को मिले। अब जिंतू के पिताजी जो थे वो एयरफोर्स में उन्होंने सर्विस करी और 1962 की बॉम्बडिला की लड़ाई में वो थे। तो वाजपेयी जी ने जिंतू के फादर साहब जो थे उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे की लाश वापस दे दो, मुझे ढूंढ के दबा दो, बस एक ही है। आपको पता ही है कि वाजपेयी साहब बहुत घट बोलते थे, तो उन्होंने एक करके ऐसे 3 उंगलियां उठाई ऐसे और उनको दिखाया 3, इशारा ये किया कि 3 दिन दे दो मुझे। 3 दिन के बाद
उनको फ़ोन आता है जिंतू को गए के पिताजी को असम में कि जिंतू की लाश मिल गई है। चलो उस लाश मिल गई, ले पहुंचाई, ले से एयर प्लेन में आई, अंजना दिल्ली से लाश लेके आई। देखो उस औरत पर क्या गुजरी होगी कि उसने ये सोचा होगा कि युद्ध ख़त्म होएगा तो जिंतू आएगा और मुझे घर लेके जाएगा, हमारी शादी होगी। आज वो उसकी लाश लेके घर वापस आ रही है। तो वो उसकी लाश लेके आई। अब जिंतू के पिताजी जो थे उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की जो आत्मा है वो उसके जंग के मैदान में है, तो मैं उसकी इसकी जो क्रिमेशन के बाद अर्थियाँ हैं मैं वापस भेजना चाहता हूँ। तो उनकी क्रिमेशन होगी, जिंतू की बहुत भीड़ आई, बहुत दुनिया इकट्ठी हुई। तो कुछ जो अर्थियाँ थी उन्होंने एक लाल मटके में, लाल कपड़ा डाल के मटके में सील करके वापस भेज दी युद्ध के मैदान बटालिक में काला पत्थर। तो 17 युद्ध चल रहा था उस टाइम। तो 17 गढ़वाल राइफल्स के यंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट ऋषि सिंह, यंग कमीशन ऑफिसर। उनको ड्यूटी पड़ी कि आप ये अर्थियाँ लेके जाओ, काला पत्थर 15,600 या 700 फुट, और जहाँ जिंतू को गोलियां लगी हैं उनका खून वहाँ अभी भी सूखा नहीं होगा पूरा, जिसे कहते हैं, वहाँ आप इनकी अर्थियों को बिखेरो। तो लेफ्टिनेंट ऋषि सिंह वहाँ गए, और ये एक ही शायद एग्जाम्पल है पूरे युद्ध में कि हमारे एक ऑफिसर या सोल्जर की अर्थियाँ वापस बैटलफील्ड में युद्ध के दरमियान बिखरी। अब जब ये जिंतू जी की ये उनकी ये इतनी बड़ी उन्होंने सैक्रिफाइस करी, उनको वीर चक्र भी मिला, तो जो अंजना प्राशर थी उनका दिल उनके साथ ही था, क्योंकि उनकी बहुत देर से रोमांस चल रहा था। उनके फादर भी एयरफोर्स में थे। तो वो कहती मैं, अब मेरे लिए कोई और शादी नहीं है, मैं किसी के बारे नहीं सोच, मेरा दिल जिंतू ले गया है बस। तो वो मानी नहीं वो शादी करने के लिए, और वो ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ प्रेजेंटर होती थी। तो ऐसे 2 साल गुजर गए। तो अंजना जी के जो पेरेंट्स थे वो बड़े परेशान थे। अब बात की शादी नहीं हो रही क्योंकि यंग लड़की है, आगे चली ज़िंदगी ने आगे तो चलना ही है। अब जिंतू के जो पेरेंट्स थे, अब इनकी महानता देखिए, उन्होंने कहा कि अंजना को शादी करनी चाहिए और ज़िंदगी में आगे चले, अब जो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता उसके बाद। तो जिंतू जी के माँ बाप पहले तो पंचकूला आए जहाँ अंजना जी के पेरेंट्स रहते थे। तो अंजना जी के पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि वो हमारी बात नहीं मानती, आप ही उससे जाके मनाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अंजना जी रहते थे पालम में, दिल्ली में। तो इनके पेरेंट्स, जिंतू के पेरेंट्स, वहाँ उसके घर पहुँचे पालम में। तो उसे कहा कि आप शादी करो बेटा, बहुत यंग हो, बहुत ज़िंदगी आगे है, अकेले नहीं रहना, हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, जो हो गया जिंतू तो अब क्या। तो कहती नहीं, मैं नहीं, मेरे लिए बस एक आदमी है। फिर उन्होंने, जिंतू के पेरेंट्स ने क्या किया, अंजना को कहना धमकी दी, कहा बेटा अगर तू नहीं मानेगी हमारी बात तो हम भूख हड़ताल पर जाने, और हम असम की जो हमारी टिकटें हैं एयरफ्लाइन की हम कैंसिल कर रहे हैं। तो अंजना को मानना पड़ा कि बूढ़े लोग हैं बेचारे, ऐसे भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो वो मान गई और उसने फिर शादी कर ली। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब ये देखिए, डिवाइन कोइंसिडेंस कहें क्या, ये ब्रह्मांड में क्या खेल चलता है। उनके 2 बच्चे हुए अंजना के, एक लड़का और एक लड़की। और अब ये देखिए कि जो अंजना जी की लड़की हुई उसका बर्थडे है 21 नवंबर, वही बर्थडे है जिंतू जी का। वाओ, ज़बरदस्त स्टोरी है सर, एंड वेरी इमोशनल, एंड बिल्कुल सच है सर। ले चलते हैं आपको कारगिल इंडिया साइड से पाकिस्तान की तरफ, और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि दुश्मन का पर्सपेक्टिव क्या था
और मैं ये जानता हूँ कि आपने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी लोगों से बात की है जो कारगिल में थे लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो मैंने युद्ध के कुछ साल बाद अपनी फिर जब मेरा इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा था इसमें, तो मैंने पाकिस्तान साइड में जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के, उनके जो पॉडकास्ट हैं, उनके जो उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट्स डाले हैं, उनको मैंने स्टडी किया। छांट मारा। उसके बाद मैंने जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने एक्चुअली युद्ध लड़ा द्रास और कक्सर एरिया में, उनसे मैंने बात करी जो अब रिटायर्ड हैं, और मुझे उनका पर्सपेक्टिव, मैंने कहा कि आपने किस दृष्टिकोण से ये युद्ध लड़ा। तो देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो यंग ऑफिसर्स थे, जवान्स थे, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी मुश्किल के साथ फाइट किया, क्योंकि उनको भी एक ऑर्डर मिल गया था। अब देखिए कि इतनी 18,000 फुट पर 19,000 फुट में दिसंबर जनवरी में आप पोस्टें बनानी शुरू करो, आसान नहीं है। आसान नहीं है। आप जानते हैं, आप माउंटेन्स एल्टीट्यूड में सर्व किया आपने, राइट। ब्लिजर्ड्स बड़े आए, को ब्लिजर्ड्स ने हिट किया, कैजुअल्टीज़ हुई उनकी, जैसे उनकी मूवमेंट फॉरवर्ड हुई। तो जब युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने भी बहुत जंग लड़ी, और ये जंग कोई और, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो यंग ऑफिसर्स और जवान थे, हमारे जो कर्नल M.B. रविंद्रनाथ वीर चक्र, अब वो गुजर गए हैं, उन्होंने किताब लिखी है तोलोलिंग की लड़ाई पर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन भी बहुत तकड़ी लड़ाई लड़ा, लेकिन हम उससे बेटर थे। ठीक है, 5 महावीर चक्र जो हमारी आर्मी को मिले हैं, वो दुश्मन के 6 NLI की बटालियन की लड़ाई में है गया। तो अगर आप तो आप कहें कि 5 महावीर चक्र आपके गलत हैं, अगर ठीक है आपने सही दिए, तो आई मीन दुश्मन बहुत बुरी तगड़ा लड़ा आपके साथ। ठीक है, टक्कर अच्छी थी। तो उन्होंने भी बहुत लड़ाई करी। मैंने एक लेख भी लिखा है कैप्टन रोमेल अकरम पर, जिनकी यहाँ से हमारा स्नाइपर राउंड पूरे आंख के नीचे से निकल के, फेस में से निकल के यहाँ से निकल गया, वो फिर भी लड़ते रहे RPG के साथ। उनको उठाना पड़ा कि अब तो आगे ना जा, और डॉक्टर ने कहा दिया था ये तो गया, ये तो इतनी ब्लीडिंग होगी इसकी। 8 घंटे लग गए थे वापस पहुंचने को उसको, जहाँ से इसको 5140 पर गोली लगी थी यहाँ से, और बैक टू हिज अक्रॉस दी LC टू हिज मेडिकल ऑफिसर। तो ये हमारे जो ऑफिसर्स जिन्होंने फ़ाइट करी है, उन्होंने ये कहा है कि कहीं कहीं जगह पाकिस्तान ने भी बड़ी तकड़ी लड़ाई जवानों ने और यंग ऑफिसर्स ने लड़ी, लेकिन हमारी जो बैटल थी वो, हमारा मोराल ज़्यादा था, मोटिवेशन ज़्यादा थी कि हमारे देश में आके इन्होंने कैसे गलत काम किया, तो हमने उनको अल्टीमेटली डिफीट कर दिया। ये तो हो गया आपका, चलो लड़ाई इसका टैक्टिकल लेवल पर। अगर हम जाते हैं इसकी एट दी ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटजिक लेवल, तो हमें हम सोचते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने ही सारा प्लान किया एंड पाकिस्तानी आर्मी ने किया, बट आई थिंक इसमें हमें पूरी समझ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी में भी एक स्प्लिट ओपिनियन है कि वेदर हमें कारगिल जैसा एडवेंचरिज्म जिसे कहते हैं, जहाँ इंट्रूजन करनी चाहिए कि नहीं। ये उस टाइम भी था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के जो प्रीडिसेसर थे उससे जस्ट पहले वॉज जनरल जहांगीर करामत। करेक्ट। जनरल जहांगीर करामत को भी ये प्लान आया था, उन्होंने नहीं किया। उनके GOC 10 कोर रावलपिंडी, जो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख को हैंडल करता है, उस टाइम जनरल करामत के नीचे थे जनरल सलीम हैदर। जनरल सलीम हैदर भी इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि LC पर ऐसा एक्शन हो, क्योंकि वो जानते थे कि एट द स्ट्रेटेजिक लेवल ये प्लान वायबल नहीं है। अगर हम कारगिल में अटैक करेंगे तो इंडियंस जो हैं वो बड़ा फ्रंट खोल देंगे, जैसे 65 में किया था। भी यही किया था, ठीक है ना, पूरे लाहौर तक पहुंच गए थे। और पाकिस्तान में क्षमता नहीं थी। आपको याद होगा कि उस टाइम प्रेसलर अमेंडमेंट के सैंक्शंस लगे थे पाकिस्तानी एयरफोर्स पर। उनके पास अपने F-16 के लिए स्पेयर्स और मिसाइल्स एंड ऑल घट थी। आफ्टर न्यूक्लियर दे वर अंडर प्रेशर।
सो पाकिस्तान को में बहुत प्रेशर था, तो उनको ये था कि अगर जैसे जहांगीर करामत और सलीम हैदर की सोच थी कि अगर हम कारगिल जैसा करेंगे तो इंडियंस ज़रूर स्ट्रैटेजिक लेवल पर हमारे को बहुत बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ कारगिल। NH-1 अल्फा वहाँ से जाता था, हाँ, बिकॉज उसका मतलब ये आपका लद्दाख गया, आपका सियाचिन गया, सब कुछ गया। आपका चाइना फ्रंट जो आपने गार्ड किया वो ख़त्म। मीन्स चाइना और पाकिस्तान का अब Direct पूरा connection ये एक हो गया वो, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ जुजिला, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ जुजिला आपका ख़त्म है। गिलगिट बाल्टिस्तान पहले ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता, अक्साई चिन पहले ही उनके पास है। तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू Lose Kargil. सिट ओवर कारगिल। तो उनको ये समझ थी अगर वो कारगिल में इंडियंस नहीं हमारे हमें हमें पीछे कर सकते तो वो पंजाब राजस्थान में फ्रंट खोल देंगे। और ये हो रहा था क्योंकि जो हमारी डुअल यूज़ फॉर्मेशंस हैं, हमने वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मूव कर रहे थे, हम हमारी नेवी तैयार थी। तो पाकिस्तानीज एक्चुअली दे न्यू कि हम ये बड़े स्केल पर अगर युद्ध खोल गया तो हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि आपको याद होगा उस टाइम चाइना इनके साथ नहीं थी मिलिटरली। चाइना ने इनको कहा था कि वापस जो वापस LCC। जाओ। आज कहानी बदल गई है, वो डिफरेंट मैटर है, पर उस टाइम चाइना ने कहा था गो बैक। सो पर मुशर्रफ उसको लगता था ही वाज अ गैम्बलर कमांडो माइंडसेट। जनरल मुशर्रफ की ये कैलकुलेशन थी कि जहाँ इंडियंस अपनी लाइन ऑफ कंटेनमेंट पर आ जाएंगे वो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि तुम जंग बंद करो क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स हो, और जो इंडियंस की लाइन ऑफ कंटेनमेंट है वो न्यू LOC बन जाएगी। बट दैट वाज अ फ्लॉड अजम्पशन, टोटली फ्लॉड। और अजम्पशन पे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, कुछ तो आपके पास फैक्चुअल होना चाहिए। तो आई थिंक ये जो इन्होंने कैलकुलेशन करी ना कि ये इंडियंस का रिस्पांस इतना स्ट्रांग नहीं आएगा, और दूसरा इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे हक में आ जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी डर जाएगी कि दो न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं, तो वो सीज़ फायर करके जैसे पहले सीज़ फायर हुआ था 47 हो जाएगा, और जो इंडियंस की लाइन ऑफ कंटेनमेंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल न्यू बन जाएगी। ठीक है, और फिर जो हमने पहले बात करी थी कि जोजिला जल्दी खुल गया तो वेदर भी पाकिस्तान के खिलाफ चला गया। उलट गया। पाकिस्तान के 4 जर्नैल थे जिन्होंने इस सारी प्लानिंग करी है। जनरल इसको कहते हैं द क्लीक ऑफ 4 जनरल, द कारगिल क्लीक और द कारगिल केबल। जनरल मुशर्रफ, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल हेडक्वार्टर्स, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, GOC 10 को रावलपिंडी, मेजर जनरल जावेद हसन, GOC FCNA, और इज कॉल्ड फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया। और ये भी आई थिंक लोगों को समझना है कि इसमें सबसे बड़ा जो सूत्रधार जैसे कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी प्लानिंग करी है जिसने, और जिसने आइडिया सेल किया, वो थे मेजर जनरल जावेद हसन, जो FCNA कमांडर FCNA। उन्होंने मुशर्रफ और जनरल अजीज़ खान और जनरल महमूद अहमद को कन्विंस किया कि ये प्लान वायबल है, कि सर वी विल बी एबल टू सक्सीड। सो जावेद हुसैन इन माई माइंड इज़, इनको ना इनके रोल पर हमने पूरी अटेंशन नहीं दी कि इन्होंने एक्चुअली क्या रोल प्ले। हम सिर्फ मुशर्रफ की बात करते हैं कि जनरल मुशर्रफ वो 1980 से प्लान कर रहा था, ये हुआ, ठीक है, दैट बैकग्राउंड इज़ देयर, आर्किटेक्ट ये था। बट आर्किटेक्ट ये था। सारी गेम लॉजिस्टिक्स की, डिप्लॉयमेंट्स की, कन्विंसिंग द हायर कमांड। सी हायर कमांड नीड्स अ प्लान। अब कोई डिवीजनल कमांडर करेगा तो हायर कमांड हैज़ टू बी कन्विंस्ड ऑफ इट। तो उसने कन्विंस किया, उसने ये भी तक कहा कि सर अमेरिकन विल बैक अस, और वो एक्चुअली उलट हुआ, क्लिंटन ने इनको बाहर निकलो यहाँ से। तो इनके assumptions अगेन वर फ्लॉड। तो इन्होंने अपना माइंड जो है एट द स्ट्रैटेजिक लेवल, एट द जियोपॉलिटिकल लेवल, एट द जियो स्ट्रैटेजिक लेवल, एट द डिप्लोमेटिक लेवल, they did not think through. They did not think through कि what will be the scale of the Indian response. Secondly, जो मेरा feedback है from the Pakistani officers कि they were saying कि we need more artillery build up. वो ये बात एक बार बार कहते हैं कि जहाँ आपने 120 बंदूकें चलाईं एक पॉइंट पर, हमारे पूरे सेक्टर में कारगिल की इंट्रूजन में 120 टोटल थी,
बटालिक में फॉर एग्जांपल जहां हम 6 बंदूकें बैटरी चला रहे थे, उनके पास एक बंदूक थी। तो उनका ये यंग ऑफिसर्स का ये भी था कि वी शुड हैव अटैक्ड कारगिल आफ्टर मोर आर्टिलरी सपोर्ट। तो ये एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे तोलोलिंग का फीचर ले लो, जो बहुत युद्ध चला, तो तोलोलिंग के फीचर में पाकिस्तानी अफसर्स जो एक्चुअली अंदर आके उन्होंने देख के गए थे, सारा रेकी करके गए थे, उनका ये था कि तोलोलिंग जो है वो हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तोलोलिंग की जो स्लोप्स हैं वो जेंटल हैं, इतनी स्टीप नहीं है, डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा बियॉन्ड अ पॉइंट। और वो बात सच निकली। यंग ऑफिसर्स उनके ठीक निकले, उनके जर्नैलों की एजम्पशंस गलत निकली। क्योंकि जर्नैल जो पाकिस्तानी थे, लाइक जनरल जावेद हसन, वो सुनने को तैयार नहीं था यंग ऑफिसर्स को। तो आगे ढकेलो, आगे ढकेलो, आगे ढकेलो। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन चाहते थे। वो चाहते थे कि हम कहें दुनिया को, देखो हमने इंडिया की इतनी ज़मीन इकट्ठी कर लिया, 8 किलोमीटर ले लिया। उनको ये था 8 किलोमीटर की ज़मीन ले ली, बट टैक्टिकली ऑपरेशनली वायबल कितना है 8-10 किलोमीटर अंदर जाके? सी, ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी की सप्लाई ख़त्म हो गई, एमुनिशन ख़त्म हो गया, तो ये कुछ हद तक ट्रू है बटालिक में, बट द्रास और मशको एरिया में दे वर वेल स्टॉक्ड। ये नहीं 6 महीने से स्टॉकिंग दे वर वेल स्टॉक। ये नहीं था कि उनके पास सप्लाई ख़त्म हो रही थी। उनको ये प्रॉब्लम पड़ी, फॉर एग्जांपल लाइक तोलोलिंग डिफेंडेबल नहीं था लॉन्ग टर्म में, विड्रॉ करना पड़ा वहाँ से। और 6 के CO लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक मंसूर, उनको ही वॉज रिमूव फ्रॉम कमांड ऑन 17 जून, 4 दिन बाद आफ्टर तोलोलिंग फेल। 12-13 जून को तोलोलिंग जब गिरा है, ही ऑर्डर्ड दी विड्रॉल ऑफ हिज मैन, बिकॉज वो ऐसा सी होता, वो कहता था कि मैं अपने आदमियों को फजूल में नहीं मरवाऊंगा, एंड ही पेड अ वेरी हैवी प्राइस। ही वॉज रिमूव फ्रॉम कमांड। 12 NLI के CO लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अमजद शबीर, ही वॉज रिमूव फ्रॉम कमांड। बट उसका ये उन्होंने लगाया कि उसको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होगी, या उसको कोई हाई अल्टीट्यूड एडीमा समथिंग हो गया, ठीक है। तो ये 2 COs चले गए। सो इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है जब हम इस बैटल को एनालाइज करते हैं। और निखिल, मैं तो आई थिंक एंड में आपको सिर्फ जो मैंने स्टडी करके इतने साल देखा और एक्चुअली युद्ध को देखा है, कि भारत को अपने माउंटेन्स पर बहुत ध्यान रखना है। माइंडसेट जो है हमारा, इसको हमने बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड फ्रंटियर है, वल्नरेबल है। 2 दुश्मन बैठे हैं, एक नहीं 2, जिनकी कैपेबिलिटी ऑफ सिनर्जी इन द माउंटेन्स इज हाई। आप देखिए, चाइना और पाकिस्तान अगर मिलिटरली कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो माउंटेन्स इज द ऑब्वियस एरिया ऑफ कैंपेन के लिए, वॉर कैंपेन के लिए, नॉट इन द प्लेन्स। गुरिल्ला वॉरफेयर भी माउंटेन्स में हो रहा है, प्लेन्स में गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं होगी। टेररिज्म प्लेन्स में नहीं चलेगा। पंजाब में क्या हुआ? टेररिस्ट ने क्या कर लिया? गन्ने के खेत में छुप गए। अल्टीमेटली गन्ने के खेत में ही छुपे थे ना, कितनी देर छुप जाओगे जम्मू के? अगर आप, लेकिन अगर आप डोडा में, राजौरी, पूंछ में, पहाड़ों में बैठे हो, वहाँ बैठे हो, कितना मुश्किल है। पूरी डिवीज़न लग जाती है, फिर भी नहीं पता लगता है कहाँ गायब हुए। और वो आज जम्मू में अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। आपने देखा लेटेस्ट हाइड्रोड जो आया, उसमें अंडरग्राउंड है, उसमें सब कुछ अंदर, गैस सिलेंडर तक पड़ा हुआ। और मुझे जो शक है कि जो जैश ए मोहम्मद की, अगर आप उनकी जो लिटरेचर देखो, जो उनकी जिहादी लिटरेचर है, उसमें वो एक उन्होंने जिक्र किया है मेकिंग बेड्स, बिस्तरा बनाना, मेकिंग बेड्स। उसका कोड नेम है अंडरग्राउंड बंकर्स। तो ये डिटेक्शन कैसे अवॉइड कर रहे हैं? पूरी हमारी डिवीज़न लग रही है, छान मारी, कुत्ते लगे हैं, स्निफर डॉग्स लगे, पता ही नहीं लग रहा कहाँ गए बोले। अब देखो, उन्होंने जो अंडरग्राउंड हाइडआउट हमने ढूंढा अभी रजौरी में, दरहाल के एरिया में, उसमें आई थिंक 4-5 तो गैस सिलेंडर थे, राशन तेल इतना बड़ा। और देखो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना उन्होंने टाइम लगाया। उसके वो पूरा तारपुलिन लगा हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी, बड़ी बड़ी वो जो बांस की वो उन्होंने डंडे लगाए हैं सपोर्ट देने के लिए, और वो एक्टिवेट करते हैं। जैसे आप, उन्होंने इस एरिया में आके पलटन, हमारी कोई पलटन पर हमला करना है, एम्बुश करना है, तो वो उस हाइड आउट पर आ जाते हैं, खाना पाना मंगाएंगे, वहाँ छुप के बैठे रहेंगे।
अटैक करेंगे, 1-2 अटैक करेंगे, फिर उस हाइड आउट को बंद करके दूसरी जगह चले जाएंगे। वहाँ हाइड आउट इनके लिए बना होता है। अब कौन इनकी सपोर्ट कर रहा है? लोकल। कौन आ रहा है उनको गैस सिलेंडर दे रहा है? कोई गैस सिलेंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लद के तो नहीं लेके आए। लोकल सपोर्ट है। हाँ, क्यों? ये जब तक कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो इनकी सपोर्ट नहीं करते, टेररिज्म ज़्यादा देर नहीं चल सकता। चलते। मुझे इतनी परवाह नहीं कि इनके पास वेपन कौन सा ठीक है हुआ है। मुझे ये परवाह होती है कि ये खाना कहाँ से आ रहा है, गर्मियों में पानी कहाँ से आ रहा है। 2 घंटे गर्मी में पानी ना मिले तो आदमी क्या लड़ेगा। आपको याद होगा हीरानगर में जून के महीने में हमने 2 टेररिस्ट मारे थे हीरानगर के बिल्कुल बॉर्डर के आगे। वो पानी ढूंढ रहे थे। वो पानी ढूंढ रहे थे। अब ये जो बात चलती है, हमारे कुछ लोग डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं जी वो बड़े हाईली ट्रेंड है कि वो जो हाई कैलोरी डाइट लेके आते हैं पीओके से और वो दिनों दिन वहाँ बैठे रहते हैं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत असेसमेंट है। वो प्रॉपर खाना मिल रहा है उनको, प्रॉपर उनको प्रोविजनिंग हो रही है, तेल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। अब आपको याद होगा रियासी में जून में इन्होंने हमारी श्रद्धालुओं की बस जो शिवखोरी टेम्पल में गई से वापस आ रही थी, हमला किया। चलती गाड़ी पे फायर किया था। रोकी, वो गाड़ी खाई से उतर गई थी। उसके ड्राइवर को गोली लगी, वो बड़ा भगवान का कि सिर्फ 9 लोग हमारे उसमें गुजरे, नहीं तो बहुत कैजुअल्टी। पर उसमें बात नोट करने वाली ये है कि पुलिस ने उसके बाद एक उनका सपोर्टर पकड़ा। जब सपोर्टर की क्वेश्चनिंग हुई तो उसने ये बताया उन्हें कि मैं 3 टेररिस्ट को लेके आया था जिन्होंने बस पर फायर किया था। और दूसरी बात, उसने अब क्या है, जंगलों में और गांव के साथ ना आर्मी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं कि कोई भी ऐसे उससे चले तो सीसीटीवी में आता। सिर्फ लोकल को पता है। तो उसने क्या किया था, उस ओवरग्राउंड सपोर्टर ने जो 3 जिहादी लेके आया था जिन्होंने हमारे श्रद्धालुओं पर फायर किया था, वो ऐसा रूट लेके आया था जहाँ से सीसीटीवी कैमरा के साइड से निकलता था। वो एक भी सीसीटीवी कैमरा में उनकी वो इमेज नहीं है, क्योंकि वो लोकल जानता था। वो ऐसे रूट से लेके आया। अब देखिए अब कैसे सरवाइव कर सकते हैं अगर ऐसी सपोर्ट ना हो। देखिए ये पिन पॉइंट है, उसको पता है सीसीटीवी कैमरा बहुत लगे हुए हैं। और कुछ हमारी इमेजेस आई हैं 2-3, जैसे कारी जो पाकिस्तानी स्नाइपर था जिसको हमने मारा आई थिंक 9 पैरा 63 RR ने नवंबर में रजौरी में, उसकी भी आई है, उसकी सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद इलियास फौजी जो हमें शक है SSG का कमांडो था, उसकी हदून और अबू हमज़ा आई थिंक, उनकी सीसीटीवी में उनकी इमेजेस आई हैं। वो M4 कार्बाइन पकड़ी हुई हैं उन्होंने, वो जा रहे हैं अटैक करने के लिए कहीं, वो सीसीटीवी में आई है। सर लास्ट में बात करेंगे उनके बारे में जिनकी कोई ज़ुबान नहीं है और जिनकी कोई कहानी बताता नहीं है और वो खुद भी अपनी कहानी बता नहीं सकते। ये वो गूंगे जानवर हैं जो फ़ौज के साथ जगह जगह डिप्लॉयड है, हर लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और कुछ हद तक उनको क्रेडिट भी मिलता है, लेकिन उनकी ज़्यादा कोई बात नहीं करता। और मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ही एक इमोशनल और सेंसिटिव टॉपिक है, एनिमल्स इन वॉर। जब 27 राजपूत सियाचिन में उनकी पोस्टिंग थी तो 17-18 हज़ार फुट पर उनकी पोस्टें थी साउथ सियाचिन ग्लेशियर में। तो उनके पास 2 जो कहते हैं ना ये हमारे गद्दी कुत्ते काइंड जो पहाड़ों में रहते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े जो देसी कुत्ते होते हैं, वो पहाड़ों में ठंड में रहते हैं, थिक होती है उनके बाल। तो वो उन्होंने रखे हुए थे, उनका नाम रखा पिस्ता और पिस्ती। पिस्ता और पिस्ती, उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास। तो पिस्ता और पिस्ती क्या करते थे, वो ऊपर चढ़ते थे 18,000 फुट तक और हमारे सोल्जर्स के लिए दवाइयाँ उन पर ना लद देते, दवाइयाँ और चिट्ठियाँ ये लेके जाते थे। घरों से चिट्ठियाँ आती थी, वो उनके पास लेके जाते। तो पाकिस्तानी साइड पर बैठे होते थे, वो देख रहे होते थे। तो पाकिस्तानी MMG के साथ कुत्तों पर फायर करते थे। ये बड़ी गलत बात है कि कुत्ते अगर वहाँ पहुँच गए हमारी पोस्टों पर तो हमारे जवान का मोराल हाई रहेगा,
चिट्ठियाँ भी आ गई, दवाई भी आ गई, कुत्ते भी आ गए, प्यार होता है कुत्तों के साथ, आदमी का हौसला वैसे ही बढ़ जाता है कुत्ते के साथ रह के ना, उसका पेट के साथ। तो उसमें क्या हुआ, दोनों पिस्ता और पिस्ती में से एक दिन पिस्ती को गोली लग गई, एमएमजी की फायर, पूरा पड़ा, वो बेचारी खत्म हो गई। शहीद हो गई। उसके बाद उनको नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के कमेंडेशन कार्ड मिले बहादुरी के लिए। और ये देखिए कि उनके जो सीओ साहब थे 27 राजपूत के, कर्नल के.एच. सिंह, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, उन्हें जब पिस्ती को गोलियां लगी और वो मरी पड़ी थी, की लाश पड़ी थी, तो कर्नल के.एच. सिंह ने अपना कमेंडेशन कार्ड को जो होता है रिबन वॉटेवर उतार के, उसको लगा दिया। उनके पास 3 थे, उन्होंने एक उतार के पिस्ती पर लगा दिया। बाद में पिस्ती को भी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड का अवार्ड मिला, पिस्ता और पिस्ती को। तो ये ऐसी कहानियाँ हैं। आपको हम ये तो जानते हैं कि ऐसे हमारे आर्मी के डॉग्स हैं जो टेररिस्ट के पीछे जाते हैं, गोलियां लगती हैं उनको, क्योंकि टेररिस्ट को पता अगर कुत्ता मेरी ट्रेल पर रहेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो पहले कुत्ते को गोली मारो। तो टेररिस्ट जो है कुत्ते को फायर मारता है और जो उसका हैंडलर होता है उस पर मारता है। तो हमारे कुत्ते इसमें मरे हैं। या कभी कभी कुत्ता बॉम्ब आईईडी ढूंढने जा रहा है, वो एक्सप्लोड हो जाता है। और कारगिल युद्ध में हमारे पास जो लद्दाख के जो खच्चर थे वो थोड़े छोटे थे, पर वो बहुत इफ़ेक्टिव उन्होंने रोल प्ले किया, क्योंकि वो शेलिंग से घबराते नहीं थे और उस टेरेन में चल सकते। टेरेन में बहुत एक्लिमेटाइज थे। जैसे लद्दाखी लड़के चढ़ जाते हैं ना ऊपर कहीं भी, जैसे पहाड़ी बकरियां होती हैं वैसे चढ़ जाते हैं, तो जैसे ये खच्चर भी कहीं भी ले जाओ उनको, और उनको खाने पीने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वही जो घास फूस होगा पहाड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो खा के वो ठीक रहते काम हैं, चल जाता। काम चल जाता है। तो बड़े बहादुर वो हमारे मैं कहूँगा खच्चर थे। और उनके बगैर तो लड़ाई नहीं हम लड़ लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज जाके आप पूछे जिन अफसरों और जवानों ने लड़ाई लड़ी है पहाड़ों में, वो आपको बताएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये कहानी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई किताब में पढ़ी है, ये उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे आपको। और लेफ्टिनेंट कर्नल अमूल अस्थाना, जो 111 गोरखा राइफल, बहुत महान पलटन हैं, जिनके मनोज पांडे जी को, कैप्टन को, परमवीर चक्र मिला। खालूबार रिज पूरी उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अस्थाना जो थे, उनको ये बड़ी एकदम उनको ये पता था कि ये जो लद्दाखी लड़के हमारे सामान उठा रहे हैं और ये जो उनके खच्चर साथ लेके हैं, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं। तो इनको इतना लगाव हो गया उन खच्चरों के साथ कि उनके बर्थडे पर, युद्ध में उनका बर्थडे उसी टाइम था, उनके जो यंग ऑफिसर थे उन्होंने एक कार्ड बनाया, बर्थडे कार्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल अस्थाना के लिए। और उस कार्ड पर वो लेफ्टिनेंट कर्नल अस्थाना ड्राइंग सी बनाई, खड़े हुए हैं, और उनके साथ लिखा उनके दोस्त कौन? खच्चर। और आप यकीन करो, लेफ्टिनेंट कर्नल अस्थाना ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, आज भी वो उनको लगाव है लद्दाखियों के साथ। वो वापस बटैरिक में हैं, और वो लद्दाखी जो उन्होंने पोर्टर्स हमारी सेवा करी युद्ध में, उनके जो खच्चर हैं उनके बारे वो देख रहे हैं कि कैसे अगर फिर युद्ध होता है तो हमें ये सारी तैयारियां करनी है। तो आज भी वो लगे हुए हैं अपने रिसर्च में, इस रिसर्च में। देखो, एक रिटायर्ड अफसर है पर वो लगा हुआ है, उसको अपनी पलटन की फ़िक्र है, उसको अपने लद्दाखी लड़कों की फ़िक्र है, उसको लद्दाखी अपने खच्चरों की फ़िक्र है। तो ऐसे हैं हमारे अफसर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, सुनने को मिला और सीखने को भी मिला। लास्ट में हमारा एक सेक्शन है, स्मॉल आंसर शॉर्ट आंसर कह लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है और छोटे छोटे जवाब हैं। सर, आपकी पूरी डिफेंस जर्नलिज्म की लाइफ में व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट? नहीं, हैप्पीएस्ट मोमेंट तो मेरा यही है, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट है कि मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने जवानों के साथ मैं युद्ध में जा सका, और मैंने अपने आंखों से देखा कि कैसे जंग लड़ा जाता है। ये मेरे लिए बस एक चीज़ है, दैट्स ऑल। और कोई रिग्रेट है सर आपको? मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मैंने कोई गलतियां करी हैं तो उससे मैं सीखता हूँ कि मैं आगे से ना करूँ, बस दैट्स ऑल। मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ मुझे फिर मौका मिले, मैं फिर जाऊँ युद्ध में, पर युद्ध ना होए तो ये बेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे बच्चे हों जिनके डैडी ना हों, जिनके पिता ना हों।
मैं हम देखिए, जो आदमी युद्ध में जाता है ना, वो अल्टीमेटली वो एक शांतिपूर्वक इंसान बन जाता है, क्योंकि उसने युद्ध की जो ब्रूटैलिटी देखिए। युद्ध की जो दुख है वो उसने बहुत नज़दीक से देखा। तो वो नहीं चाहता कि ये युद्ध किसी के घर आए, वो पैसिफिस्ट बन जाता है। अगर सर आप डिफेंस जर्नलिस्ट नहीं बनते तो क्या प्लान था लाइफ का? मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने तो राइटर बनना ही था। और कहीं ना कहीं मैंने युद्ध में आना ही था, चाहे मैं आर्मी में होता जहाँ मैं राइटर बनता, तो मैंने युद्ध में आना ही आना था, क्योंकि ये मेरे में पता नहीं मेरे जमांद्रू था ये, कि मैं ऐसे हूँ कि मैं ये वॉर के साथ मेरी कोई एसोसिएशन होगी, क्योंकि मैं कोई किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। मैं अपने आप ही जो कहीं से मुझे चीज़ मिलनी, मैं पढ़ना लिखना सीखना, जो आर्मी ऑफिसर्स जो मेरे पिताजी के दोस्त थे उनसे बातें करते रहना, छोटा सा होता था, और वो भी हैरान होते थे कि इसको इतना इंटरेस्ट है। तो जब इतना सपना होता है तो कहीं ना कहीं रास्ता ज़िंदगी दिखा देती है, और वो दिखाया मुझे रास्ता। और मैं एक और बात बताऊं कि मैं बहुत शिकार खेला मेरी ज़िंदगी में, जमांद्रू मेरा वो भी शौक़ था, पिताजी बहुत शिकार खेलते। तो मैं एक समय आया मेरी ज़िंदगी में जब मैंने कहा कि यार ये आप जानवर मार रहे हो, ये बेचारे क्या कर सकते हैं आप, और ये इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि आप एक जानवर मार रहे हो। तो मैंने शिकार छोड़ दिया बिल्कुल। फिर मैंने ये सोचा कि अगर तू तेरे में कुछ है तो क्यों नहीं तू ऐसा शिकार कर जहाँ तुझे वो वापस मार सकते हैं। तो फिर मुझे ये है कि मैंने असली शिकार खेल लिया। जो मुझे मार सकते थे बुरी बुरी तरह, उनके साथ मैंने टक्कर ली है, पहले कश्मीर में, उसके बाद कारगिल में। एक आपकी लाइन सर मैंने पढ़ी है, द हंटिंग ऑफ मैन, कैन यू से दैट लाइन? वो कहते हैं कि शिकार के बारे बात करते हैं कि जो जैसे दुनिया में जो बड़े शिकारी हैं ना, जिनको शिकार खेलने का शौक़ है, तो वो कहते हैं दुनिया में दो शिकार हैं। एक है आदमखोर शेर को रात को मारना अकेले पैदल, जैसे जिम कॉर्बेट ने एक बारी मैन ईटिंग टाइग्रेस ऑफ तला देसेल मारी थी, रात को अकेले गया था। क्या वो खतरनाक है? मचान कुछ नहीं, कुछ नहीं, अकेले पैदल पर। या अफ्रीका में जो केप बफलो होती है, 1200-1300 किलो की, बहुत ख़तरनाक होती है। वो जब बब्बर शेर है उसको ऐसे फेंकती है, और वो बहुत डरती नहीं किसी से। उसको भी आपने अकेले राइफ़ल लेके पैदल चल के अफ्रीकन बुश में उससे टक्कर लेनी, और वो झुंड में होते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं एकदम, इतने बड़े बड़े सींग होते हैं। एक ऐसे मारे तो बब्बर शेर भी 10 फुट दूर जाके गिरता। आपने देखे होंगे डॉक्यूमेंट्री, जो बब्बर शेर के खून खून कर दिया केप बफलो। तो शिकार में, शिकारियों में ये बात चलती है कि अगर असली शिकारी है तो ये दो शिकार खेलो, फिर पता लगेगा। पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक बात कही थी, जो ग्रेट अमेरिकन राइटर था, कहता असली शिकार वो है कि जिस आदमी के पास हथियार है और वो तुम्हें मार सकता है उस हथियार से बड़े आराम से, उसका शिकार खेलना। द हंटिंग ऑफ आर्म्ड मैन इज़ लाइक नो अदर हंट, ऐसी कुछ कहा था उसने। और जिसको उसका शौक़ पड़ जाए वो फिर वो शौक़ छोड़ता नहीं है, थ्रिल आ जाता है उसमें। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उसमें। जानवर तो फिर भी आप काबू कर लो, उसमें दिमाग नहीं इतना। आदमी में तो हथियार भी और दिमाग भी है। सर बहुत लंबी बात हो गई, और बहुत बहुत मज़ेदार बात हुई, और कई बहुत सीरियस पहलू हुए, कुछ रोमांटिक पहलू हुए, और ये लास्ट का तो बड़ा ही एडवेंचर था। आगे क्या सोचा सर आपने? इतने साल आपने जर्नलिज्म कर लिया, बहुत कठिन जगहें चले गए, कारगिल जैसी जगह लड़ाई भी लड़ ली और फ्लावर्स भी ढूंढ लिए, आगे क्या सोचा? आगे मैं पत्रकार हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मैं लिखता रहूँगा। मेरे को सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं सुबह उठ के अखबार में अपना लेख देख लूँ। आज भी मैं देखता हूँ कि सुबह होगी, अखबार आएगी, मेरा लेख ठीक से छपा होगा, उसकी फ़ोटो जो मैंने लगवाई है, मैंने जो जितना लिखा था सारा आ गया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि एडिट नहीं हो गया, आगे वो सारा आ गया। जो भी मैंने लिखा था किसी के बारे, जानवर के बारे, फ़ौज के बारे, किसी सोल्जर के बारे, कोई कहानी लिखी थी, वो पूरी आ गई, अच्छा डिस्प्ले आ गया, फ्रंट पेज पर आ गया। वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।
हमारे साथ बने रहिए इसी तरह कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल में, और हम ऐसी ही नई नई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव शख्सियतों को अपने प्रोग्राम में लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।